Yes, good morning, students. Today we are going to start our class 9 series. So I would request you, all the students must be attentive during the classes. Okay, beta. So without wasting our time, let's start. The name of the chapter is motion. बेटा आपका जो ये हमें फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके चैप्टर का नेम है मोशन. ओके, फर्स्टली यू शुड आई विल डिस्कस ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू मोशन टुडे. ओके बेटा, मोशन क्या होता है आपको सिंपल लैंग्वेज में भी पता है कि अगर आप बाहर कोई व्हीकल जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो व्हीकल है या उस पर जो पर्सन है जो उसको राइड करके जा रहा है, ड्राइव करके जा रहा है, वो पर्सन मोशन में है. इज इट क्लियर बेटा? तो मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजिशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट किस में है बेटा? मोशन में है. अब मोशन के लिए मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड है वो जो स्काई में क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है बेटा? मोशन का. तो मोशन के लिए आपको सिंपल सी डेफिनेशन ध्यान रखनी है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स. यानी कि टाइम के साथ और सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजिशन को चेंज करता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है बेटा? मोशन में है. मोशन के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया. ग्राफ्स जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है बेटा. तो अभी मैंने कहा कि सपोज कीजिए दिस इज सेड टू बी द एक्स एक्सिस एंड दिस इज सेड टू बी द वाई एक्सिस. लेट हैव एन एग्जांपल. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, मैंने मोशन के लिए क्या किया, एक क्या किया एक्स एक्सिस लेट किया और एक क्या लिया वाई एक्सिस लेट किया. एक्स एक्सिस को मैंने कौन से एक्सिस कंसिडर किया बेटा? टाइम जनरली हम सेकंड्स में लेंगे और जो वाई एक्सिस है उसको मैंने पोजीशन माना और इसको मैं हमेशा किस में लूँगी? मीटर्स में लूँगी. 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4 मैंने ये लेट कर लिया और मैंने क्या किया, इसकी रिस्पेक्ट में पोजीशंस निकाली एक्स एंड वाई. दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, अगर 1 2 3 टाइम सेकेंड्स में चेंज कर रही हूँ और ऐसे ऐसे उसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी. ज़रूरी नहीं है सेम होगी, मे बी यहाँ पे 2 हो सकती है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. तो 1 1 पे मैंने ये वैल्यू ली, 2 2 पे मैंने ये वैल्यू ली एंड 3 3 पे वैल्यू ली, 4 4 पे वैल्यू ली. एंड दिस ग्राफ इज नोन as an object in motion. So this is the example or you can say graph for motion. Is it clear beta? The next is rest. When an object is said to be rest. Rest पे क्या है? जब यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगा. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, वो सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा. मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपकी एक बुक है वो टेबल पे है तो वो टेबल पे ही पड़ेगी जब तक आप कोई उस पर एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई नहीं करोगे. एग्जाम्पल लिया बेटा इसका मैंने, यानी कि टाइम चेंज होता रहेगा. आप 1 घंटे बाद आओ तो भी बुक वहीं पे होगी, 2 घंटे बाद आओ तो भी बुक वहीं पे होगी, 3 घंटे बाद आओगे फिर भी बुक वहीं पे होगी. दिस इज सेड टू बी द टाइम एक्सिस एंड दिस इज सेड टू बी द पोजीशन एक्सिस. और ये ले लिया मैंने एक्स एंड वाई, यानी कि टाइम जो है मैं वेरी करती जा रही हूँ. 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड मैंने वेरी कर लिया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही की वही रहेगी, वो चेंज नहीं करेगा. 1 1 1 दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दिस इज सेड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट. इज इट क्लियर बेटा? अब एंड द नेक्स्ट थिंग बेटा, हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन और रेस्ट के बारे में. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेस्ट और मोशन क्या इंटर रिलेटेड ईच अदर होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि येस, रेस्ट और मोशन दोनों बेटा इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं. यानी कि एक सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में देखो आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दूसरी सराउंडिंग्स के आप परसेप्शन से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है. एग्जाम्पल के तौर पर यही है कि सपोज करो एक रेलवे जो एक ट्रेन है वो मूव कर रही है रेलवे ट्रैक से, ठीक है, और एक फार्मर है जो अपने खेतों में खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो ये देखता है कि ट्रेन को देखता है, प्रिसीव करता है, यानी कि ट्रेन को देखता है, द ट्रेन एंड द पैसेंजर सीटिंग, यानी कि उसमें ट्रेन में और जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो उसके लिए क्या है? मूविंग है, यानी कि वो ट्रेन रुकी नहीं, उसके खेतों के पास से चली जाती है. हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन, लेकिन उसके साथ यानी कि ये चीज को देखो, वो किसान जो है वो यहाँ पर खड़ा है, खड़ा होके देख रहा है कि ये ट्रेन गई और चली गई. इसमें बहुत से पैसेंजर्स थे, वो पैसेंजर्स इस ट्रेन यहाँ से ऑब्जर्वर के परसेप्शन से इसके लिए वो किस में? मोशन में है, यानी कि वो ट्रेन चली गई है. ओके, बट ये जो पैसेंजर्स है दोनों एक ही बॉगी में बैठे हुए हैं, एक ही डिब्बे में बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं. यानी कि इसके परसेप्शन से देखो तो ये मोशन में है, इनके परसेप्शन से देखो तो ये रेस्ट में है. दैट मीन्स जो रेस्ट है और मोशन है दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड टर्म्स है. दैट मीन्स एक सराउंडिंग्स के परसेप्शन से ऐसा देख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस पे? रेस्ट पे. और दूसरे परसेप्शन में आप देख सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट किस में? मोशन में है. सो रेस्ट एंड मोशन आर सेड टू बी इंटर रिलेटेड terms to each other. Okay, now move on.
we will discuss about the what do you mean by reference point. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा? अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करना है कि आपने देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो आप किसी ना किसी पॉइंट से तो चेक करोगे ना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मोशन में है। तो वही पॉइंट जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करते हो, वही पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। और इसी पॉइंट को आप क्या कह सकते हो, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को स्पेसिफाई करने के लिए जिस पॉइंट का यूज किया जाता है, या तो उसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है या उसको ओरिजिन भी कहा जाता है। अब मैं ये कहती हूँ कि मोशन बेटा बहुत से टाइप का हो सकता है। मोशन पीरियोडिक भी हो सकता है, मोशन सर्कुलेटरी भी हो सकता है, मोशन ऑसिलेटरी भी हो सकता है, मोशन रैंडम भी हो सकता है, मोशन के वेरियस टाइप है, रेक्टिलिनियर भी हो सकता है। लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमें डिस्कस करना है। स्ट्रेट लाइन क्या करता है, यानी कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है, तो वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। तो लेट अस कंसिडर एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line। एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड में मोशन को डील करती है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन। एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा ग्राफ बनाया है, नीचे मैंने डिस्टेंस बनाया है किलोमीटर्स में, 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर्स में मैंने मेंशन किया। ये पॉइंट जो है यहाँ से मैं डिस्क्राइब करूंगी और किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो उसको पॉइंट को मैंने ओ मेंशन किया, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये देखती हूँ कि उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पॉइंट ए की बात करूं तो वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो एट पॉइंट ओ यानी कि रेफरेंस पॉइंट, या फिर मैंने आपको बताया था कि इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हो, उसको ओरिजिन भी बोलते हो। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 0 किलोमीटर, यानी कि उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। एट पॉइंट ए यानी कि वो 0 से चल के ए पे आ गया। देखो बेटा 0 से ए में 40 है, यहाँ पर 0, 40 माइनस 0 यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, 40 किलोमीटर। फिर मैं बात करती हूँ पॉइंट बी की। पॉइंट बी की जब मैंने बात की तो आप देखो यहाँ से ओ से ए तक आने, ओ से बी तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बच्चे, 70 किलोमीटर्स। तो ओ टू बी डिस्टेंस कितना लिखा मैंने, 70 किलोमीटर्स लिखा। ठीक है। एट पॉइंट सी यानी कि यहीं पर गया वो। एट पॉइंट सी ये मतलब है पहले बेटा कि ओ टू बी गया है, बी टू बाद वो सी आया है। ओ टू बी में 70 कवर हो गया, 70 से अब यहाँ पर देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 50 यहाँ से हुआ, क्योंकि 70 to 20 तक उसने 50 डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब 50 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यानी कि 70 इधर से और 50 इधर से, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, 120 किलोमीटर्स। अब पॉइंट ओ यानी कि यहां से ऐसे गया बी तक, और बी से वो फिर दोबारा कहां पर आया, ओ पर आया है। दैट मीन 70 + 70 यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, 140 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एक्चुअल पाथ लेंथ को कवर करता है, ठीक है, कि कितनी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करता है एक ऑब्जेक्ट, और ये बिल्कुल भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अब ये क्या डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, क्या डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती है, इसके बारे में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए बेटा आपको फिजिकल क्वांटिटी की नॉलेज होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आप वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो, आप फोर्स को मेजर कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हो। ये सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेटा यानी कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी दो टाइप की रहती है बेटा, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो बेसिक क्वांटिटीज होती है, और जो ड्राइव्ड होती है यानी कि जो फंडामेंटल की हेल्प से हम लोग डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फंडामेंटल या बेसिक की बात करूं, लेंथ, मास और टाइम जो है ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी कि बाकी दुनिया की सारी जितनी भी क्वांटिटीज है वो आप लेंथ, मास, टाइम की हेल्प से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो कि बेसिक क्वांटिटीज, और ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो हम ड्राइव कर सकते हैं फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज की हेल्प से। क्लियर है बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन डिपेंडेंट बेसिस पे। तो डायरेक्शन डिपेंडेंस पे क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटीज होती है और एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। देखो बेटा अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो क्या करता है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो 5 मीटर जाता है, ईस्ट में जाता है, 5 मीटर ईस्ट में जाता है। यानी कि मैंने आपको मैग्नीट्यूड भी बता दिया और मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दी। यानी कि मैंने अगर आपको मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताई
हो तो वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं कहूँ वो पर्सन 5 मीटर जाता है, आपको नहीं पता नॉर्थ में जाता है, ईस्ट में जाता है, वेस्ट में जाता है, साउथ में जाता है, कहाँ जाता है आपको नहीं पता, तो दिस इज सेड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों की बात करती है। और ये जो होती है स्केलर क्वांटिटीज को आप स्केलर्स को स्केलर क्वांटिटीज भी बुला सकते हो, स्केलर क्वांटिटीज को स्केलर्स भी बुला सकते हो, वेक्टर क्वांटिटीज को आप वेक्टर्स भी बुला सकते हो, वेक्टर क्वांटिटीज भी बोल सकते हो। स्केलर क्वांटिटीज को आप सिंपल लेटर से लिखते हो, यानी कि अगर आपको सपोज करो वर्क लिखना है तो आप डब्ल्यू ही मेंशन करोगे, लेकिन जितनी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है या तो उनको आप बोल्ड लेटर से लिखते हो या फिर उनके ऊपर आप एरोहेड डालते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोर्स मेंशन करना है तो आप ऐसे मेंशन करोगे कि फोर्स के ऊपर एरोहेड लिखोगे या उसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। स्केलर क्वांटिटीज के लिए जितने भी आपके अलजेब्रिकल ऑपरेशंस होते हैं, अलजेब्रिकल ऑपरेशन बेटा क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप स्केलर क्वांटिटीज पे लगा सकते हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए कुछ स्पेशल लॉज है। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए कुछ स्पेशल लॉज हैं, जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। जैसे आप आगे अपनी सीनियर क्लासेस में जाओगे इसके बारे में आप तब नॉलेज गेन करोगे। स्केलर क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, मास और टाइम है, इनके अंदर आपको करते हो कि मतलब कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड से लेना देना, इसका डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन से लेना देना है, फोर्स का जो है वो डायरेक्शन से लेना देना है। सो दिस इज सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटीज, बट लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वर्क, दीज आर सेड टू बी स्केलर क्वांटिटीज। ओके बेटा।